स्वागत है आप सभी का प्राचीन भारत के इस विश्लेषण में। आज हम इतिहास के उन पन्नों को खोलने वाले हैं जो लगभग 3.5 मिलियन साल पुराने हैं। ये कोई ऊपरी बातों वाला सफर नहीं है। हम उन आश्चर्यजनक और बहुत ही सटीक बारीकियों को समझेंगे जिन्होंने इस महान सभ्यता की नींव रखी। एक ऐसी कहानी जहां हर छोटी डिटेल किसी नए राज से पर्दा उठाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आज की ये सफर पर जल्दी से एक नजर डालते हैं। हम शुरू करेंगे प्राचीन भारत के आरंभ से, फिर चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ। उसके बाद वेद, बौद्ध और जैन धर्म को समझेंगे, फिर मौर्य साम्राज्य का उदय और अंत में गुप्त स्वर्ण युग। तो पहला भाग, प्राचीन भारत का आरंभ, पत्थरों से बस्तियों तक का सफर। चलिए इस टाइमलाइन को ध्यान से देखते हैं। 3.5 मिलियन साल पहले लोअर पेलियोलिथिक युग में इंसान खुरदरे और असभ्य क्वार्ट्जाइट पत्थरों का इस्तेमाल हथियारों के रूप में करता था। लेकिन अगर हम सीधे 10,000 बीसीई के मेसोलिथिक युग में आएं तो देखिए कैसे वही भारी पत्थर 1 से 5 सेंटीमीटर के बेहद तीखे और छोटे माइक्रोलिथ्स यानी ज्यामितीय आकारों में बदल गए। सच में ये एक बहुत बड़ी तकनीकी क्रांति थी। अब इस बदलाव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक खानाबदोश यानी नोमैड से स्थायी निवासी बनने के इस सफर को नियोलिथिक रेवोल्यूशन का नाम दिया गया है। खासकर मेहरगढ़ जैसे स्थलों पर ध्यान दीजिए, जहां लगभग 4,500 बीसीई में कुम्हार के चाक के आविष्कार ने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। कच्ची ईंटों से बने एक जैसे स्थायी घर और अनाज के भंडारण ने एक बिल्कुल ही नई सामाजिक संरचना को जन्म दिया। दूसरा भाग, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युग की श्रेष्ठता। 1500 से भी ज्यादा। पता ही आंकड़ा क्या है? ये उन हड़प्पन साइट्स की संख्या है जिन्हें अब तक खोजा जा चुका है, और इनका कुल क्षेत्रफल लगभग 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैला हुआ था। जरा सोचिए, ये उस दौर की दुनिया की सबसे विशाल सभ्यता थी। अब इन जगहों के बारे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो है इनकी हाइपर स्पेसिफिक डिटेल्स। मोहनजोदारो के ग्रेट बाथ को ही ले लीजिए, जिसकी माप ठीक 11.88 मीटर लंबी, 7.01 मीटर चौड़ी और 2.43 मीटर गहरी थी, और उसमें बिटुमिन का इस्तेमाल करके प्रॉपर वाटर प्रूफिंग की गई थी। वहीं धौलावीरा में जल संरक्षण के लिए 16 आपस में जुड़े हुए रिजर्वॉयर्स थे, और एक साइनबोर्ड मिला है जिसके हर एक अक्षर का आकार ठीक 37 बाई 25 सेंटीमीटर है। इतनी बारीकी सच में अद्भुत है। और उनकी नगर योजना, वो तो मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन की एक परफेक्ट मिसाल थी। हर गली ठीक 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। ईंटों का आकार पूरी सभ्यता में बिल्कुल फिक्स था, ठीक 7 बाई 14 बाई 28 सेंटीमीटर। एक और कमाल की डिटेल ये है कि किसी भी घर का मुख्य दरवाजा सीधे मेन सड़क की तरफ नहीं खुलता था। ये धूल और ट्रैफिक को ध्यान में रखकर किया गया एक बेहतरीन प्रबंध था। और हाँ, व्यापार के लिए इस्तेमाल होने वाली स्टीयरटाइट सील्स में से 60% पर सिर्फ एक यूनिकॉर्न का ही चित्र मिला है। अब एक तरफ जहां इतने विशाल स्नानागार और भंडार गृह थे, वही कंट्रास्ट देखिए। ये एक छोटी सी डांसिंग गर्ल की मूर्ति है जिसकी लंबाई एग्जैक्ट 10.8 सेंटीमीटर है। इसे कांसे से लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल करके बनाया गया था। ये डिटेल हमें बताती है कि विशाल निर्माणों के साथ साथ हड़प्पन लोग आकार और बारीकी दोनों ही चीजों में माहिर थे। अब आते हैं तीसरे भाग पर, वेद, बौद्ध और जैन धर्म, लौह युग की विचारधाराएं। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि एक आम से आविष्कार ने सब कुछ कैसे पूरी तरह बदल दिया। अर्ली वैदिक पीरियड में समाज काफी समानता वाला था और लोग पशुपालन पर निर्भर थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते जैसे ही लोहे की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल शुरू हुआ, गंगा के घने मैदान साफ कर दिए गए। इससे कृषि का उत्पादन बढ़ा और फिर सीधे जमीन और जन्म के आधार पर एक कठोर वर्णा व्यवस्था जन्म लेने लगी। इसी बढ़ती हुई सामाजिक कठोरता के खिलाफ कई नए धर्मों का उदय हुआ। एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कैवल्य, जिसका अर्थ है पूर्ण ज्ञान। जैन धर्म में भगवान महावीरा ने 42 ईयर्स की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर ध्यान मुद्रा में इसे प्राप्त किया था। उन्होंने अहिंसा पर इतना स्ट्रिक्ट जोर दिया कि कृषि तक को मना कर दिया गया, क्योंकि हल चलाने से कीटोन और मिट्टी को नुकसान पहुंचता है। यही कारण है कि इतिहास में जैन समुदाय व्यापार और वाणिज्य में सबसे आगे निकल गया। और ठीक उसी दौर में बुद्धिज्म का भी पूरे विश्व में फैलाव हुआ। लेकिन इसका संस्थागतीकरण कैसे हुआ? इसमें 4 मुख्य बुद्धिस्ट काउंसिल्स ने सबसे बड़ा रोल निभाया। यहां ध्यान दीजिए, 1st सेंचुरी सीई में हुई चौथी काउंसिल पर, जो कुषाण शासक कनिष्का के समय कुंडलवना में आयोजित हुई थी।
यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां बुद्धिज्म औपचारिक रूप से दो हिस्सों में बढ़ गया, हीनयाना और महायाना। अब हमें उस सियासी ताकत को देखना चाहिए जो इन 16 महाजनपदा में सबसे शक्तिशाली बनकर उभरी, और वो थी मगध। इसकी शुरुआती राजधानी गिरिव्रजा 5 नेचुरल पहाड़ियों से घिरी किसी अभेद्य किले की तरह थी। लेकिन सिर्फ भूगोल ही नहीं, यहाँ के भयानक मिलिट्री आविष्कारों ने भी गेम पलट दिया। जैसे अजातशत्रु ने एक नया हथियार बनाया, रथमुशाला। ये एक रथ था जिसमें बड़े ब्लेड्स लगे थे जो दुश्मनों को बुरी तरह काटने के काम आता था। ऐसी शक्ति और विशाल खजाने के आगे कोई नहीं टिक पाया। चलते हैं चौथे भाग की तरफ, मौर्य साम्राज्य का उदय, बड़े पैमाने पर केंद्रीकरण। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट वापस लौटा तो नॉर्थ वेस्ट में एक पॉलिटिकल खालीपन बन गया था, जिसने इस महान साम्राज्य को उभरने का सही मौका दिया। चाणक्य की कूटनीति के बल पर चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बीसीई में मगधा पर कब्जा किया। देखते ही देखते 305 बीसीई में सेल्यूकस निकेटर को हराया। बिंदुसारा ने इसे दक्षिण तक फैलाया और आखिर में 260 बीसीई में अशोका ने कलिंगा युद्ध के बाद पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बांध दिया। इनका प्रशासन कितना डिटेल था ये देखिए। कर व्यवस्था पूरी तरह क्लियर थी। किसान की फसल का ठीक 1/6 यानी एग्जैक्टली 1/6 हिस्सा टैक्स होता था। और सेना का आकार देखिए, हैरान करने वाला। 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी। नगर प्रशासन को देखा जाए तो कामकाज के लिए ठीक 30 सदस्य थे जो 6 अलग-अलग समितियों में बटे हुए थे। हर एक चीज सटीक और नियंत्रित थी। इस विशाल साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक के निशान आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं। कलिंग युद्ध में हुई 1 लाख लोगों की मौत और 1.5 लाख के निर्वासन के ट्रॉमा ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। इसी घटना से धम्मा का उदय हुआ, जो कोई धर्म नहीं बल्कि एक नैतिक नियम था। इसे फैलाने के लिए उन्होंने लगभग 40 फुट ऊंचे चुनार के सिंगल पत्थर से बने पिलर्स गड़वाए। एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अशोक के हजारों लेखों में से सिर्फ 4 ऐसे अभिलेख हैं, जैसे मास्की और गुर्जरा, जहां उनका निजी नाम अशोका सीधे तौर पर लिखा मिलता है। आइए बढ़ते हैं इस विश्लेषण के 5वें और आखिरी भाग की ओर, गुप्ता स्वर्ण युग, शास्त्रीय उत्कर्ष। देखते हैं ये कैसे आगे बढ़ता है। सिर्फ 30%। ये आंकड़ा शायद किसी को भी हैरान कर देगा। ये उस जमाने की महान नालंदा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम पास रेट था। सोचिए, हजारों विद्यार्थी पूरी दुनिया से आते थे, लेकिन उनकी प्रवेश परीक्षा इतनी कठोर होती थी कि सिर्फ 30% छात्र ही पास हो पाते थे। ये फैक्ट एंशिएंट इंडिया की शैक्षिक परंपरा के ऊंचे मयार को साफ दर्शाता है। अब गुप्ता राजाओं की रणनीतिक और कूटनीतिक समझ को देखिए। समुद्रगुप्त ने 5 अलग-अलग दिशाओं में अभियान चलाए, जिसके लिए उन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया। उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने दशकों पुराने शका शासकों को पूरी तरह खत्म करके उज्जैन को एक नई राजधानी बनाया और अपने दरबार में 9 रत्नों को शरण दी। और फिर स्कंदगुप्त, जिन्होंने बाहर से आने वाले भयानक हून आक्रमणों को शुरुआत में ही कुचल दिया। और प्राचीन भारत के इस विश्लेषण के आखिरी दौर में आते हैं सम्राट हर्षवर्धना। उनका शासन बेहद अनोखा और बारीकियों से भरा था। अपने भाई की हत्या के बाद उन्होंने कन्नौज से शासन किया। उन्होंने वहां एक धार्मिक सभा आयोजित की जो लगातार 23 दिन तक चली, जिसमें 20 राजा शामिल हुए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हर्षा हर 5 साल में प्रयाग में एक मेला लगाते, एक्सट्रीम, जहां वो अपने राज्य का पूरा खजाना, यहां तक कि अपने पहने हुए कपड़े और आभूषण तक सब दान कर देते थे। तो इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आता है। 1/6 का सटीक टैक्स सिस्टम, हर गली के 90 डिग्री एंगल, लोहे की कुल्हाड़ियों से आई कृषि क्रांति और नालंदा के वो 30% वाले कठोर परीक्षा नियम। जरा ध्यान से सोचिए, प्राचीन भारत की ये असाधारण डिटेल्स, इतनी डीपली प्लान्ड प्रशासनिक संरचनाएं और दार्शनिक बहसें आज भी किसी न किसी रूप में आधुनिक भारतीय उपमहाद्वीप को छुपे हुए तरीके से कैसे आकार दे रही हैं। सच तो यह है कि हमारा आज इन्हीं बारीकियों की नींव पर खड़ा है, और इन्हें गहराई से समझना ही असल में इतिहास को समझना है।